हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों कर लिया फिर काम? ओके। हाँ जी, एक्सरसाइज 0 बच्चों, बी पार्ट। हर्षित मदान दूसरे पे लिखो, पोस्ट पे। कल मैंने कोई आंसर चेंज करने को बोला था क्या? वो 3A का था शायद, कुछ करेक्शन। इसमें बताओ भाई, बी पार्ट में है कोई डाउट? सी पार्ट। ये बच्चों फोर्थ क्वेश्चन डी पार्ट में माइनस साइन आना चाहिए क्या? इसमें tan इनवर्स -1.4 बनता है क्या? आप बी पार्ट में कह रहे हो कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है इसलिए? वो ठीक है, उन्होंने मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। डी का आंसर बच्चों ठीक है या गलत है? ठीक है। नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा होगा, देखो, इस केस में रिटार्डेशन है, तो वेलोसिटी आगे को आएगी, AT इधर को होगा और AC इधर को होगा, तो नेट एक्सेलरेशन आपकी इधर को आएगी। तो आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल बताना है, तो वो ये वाला हुआ, इजंट इट? तो आपने जब ये वाला एंगल निकाला होगा, ये एंगल का tan थीटा 1.4 आ रहा होगा। So you have two ways to answer. Either you will answer pi minus tan inverse 1.4, or you will answer it as tan inverse minus 1.4. ठीक है? बेसिकली हमें ये स्पेसिफाई करना है कि वो ऑब्ट्यूस एंगल है। Seventh question. If it slips when its total acceleration becomes 1, find the angle through which it would have turned before it starts to slip. Tangential acceleration constant है, तो इसका मतलब अब टोटल एक्सेलरेशन बच्चों 1 कब बन जाएगी? जब AC आपका 0.8 हो जाएगा।
ठीक है, तो AC को 0.8 करके, तो 0.8 इज v²/r। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। तो ये मत सोचो कि आपको r नहीं गिवन। अब आप क्या करो, एंगल चाहिए। अब आप एंगुलर डायरेक्शन में या ओमेगा निकाल लो, चलो। तो ω²r जो है आपका वो 0.8 आ गया। अब अब जब हम एंगुलर डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे तो ओमेगा इनिशियल 0, ओमेगा फाइनल का हमारे पास एक रिलेशन आ गया। तो तो अब आप लिखोगे ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, जो कि 0 है, इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। नहीं, मैं कुछ लिख नहीं रहा था फिलहाल, मैं आपको वैसे ही समझा रहा था। तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, अल्फा आप लिख दोगे एज 0.6/r। तो वो आर आर कट जाएगा, उससे थीटा निकल आएगा। आया भी समझ? 7th। ठीक है, एक्सरसाइज 1 सी पार्ट, बी पार्ट सॉरी। ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए अभी, ये मैं अभी समझाऊंगा। इसके अलावा और कोई बताओ मुझे, बी सी पार्ट में है कोई डाउट? और सी का 1 भी नहीं होना चाहिए अभी, ये मैं समझा रहा हूँ। और कोई बच्चों इसके अलावा? बोलो भाई कुछ। ठीक है, हाँ जी बच्चों, 3A बी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बस देखो लिखा इस तरीके से है कि आपको कंफ्यूज किया जाए। आपको फर्स्ट लाइन में लिख दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसका क्या मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट। तो अब आप ऑप्शन से देखो, इसे फर्स्ट ऑप्शन है, वो क्या कह रही है, डेल्टा ऑफ वी वेक्टर
इज नॉन जीरो, तो दैट इज करेक्ट। वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज कर ही रहा है, बट डेल्टा ऑफ मॉड ऑफ वी वेक्टर इज जीरो। तो वो नहीं है। तो मतलब ठीक है कि वो तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ही 1 मिनट में बी में आ रहा हूं, सी देखते हैं। आ, अगर आप सी ऑप्शन देखो तो डेल्टा आर वेक्टर इज नॉट जीरो, यस, बिकॉज आर वेक्टर तो चेंज कर रहा है, बट डेल्टा ऑफ मॉड ऑफ आर वेक्टर वो जीरो है, क्योंकि रेडियस वेक्टर की लेंथ तो चेंज नहीं कर रही। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन, अगेन एक्सेलरेशन वेक्टर तो चेंज कर रहा है, बट उसका जो मॉड है वो तो वी स्क्वायर बाय आर ही है इस केस में। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। आ, बचा बी ऑप्शन, वो नहीं अभी समझ आया होगा, है ना? वो मैं अभी समझा दूंगा आपको, वो अभी हमने एक चीज पढ़नी है, उससे क्लियर हो जाएगा। इसको आप फिलहाल इससे तो समझ ही सकते हो कि आ, कि कि ओमेगा तो या जो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज ही सेम सेम ही रहेगा ना। तो ओमेगा की तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो इसलिए ओमेगा वेक्टर का चेंज भी जीरो है और सिर्फ उसके मॉड का चेंज भी जीरो है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन में ए बी सी डी चारों आ जाएंगे। ठीक है, नहीं, ओमेगा की डायरेक्शन अलग होती है। फिलहाल आप ओमेगा की डायरेक्शन को सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की टर्म्स में सोचो। एग्जैक्ट क्या होती है मैं अभी आज बताऊंगा। उसके बाद फिफ्थ का आंसर ए आएगा बच्चों, मैंने फिफ्थ का बोला था करेक्ट करने को। एक नाइन्थ नहीं हुआ होगा शायद, है ना? नाइन्थ अभी मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा। एट्थ का आंसर ठीक है, ओमेगा ही आएगा। हाँ, ये वैसे सारे लिंक्ड हैं, सेवन्थ एट्थ ना, नाइन्थ। ये अभी मैं बता रहा हूँ बस, उसके बाद हो जाएगा। बस यही है ना सी पार्ट। सी पार्ट, वरुण आप सी का एट नाइन्थ कह रहे हो? ओके। ये देख लो बच्चों, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी ए स्क्वायर, तो इसका मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन हमें पता है, एक तो एसी होती है, एसी तो सीधा ही इससे निकल आएगी वी स्क्वायर बाय आर से। आ, दूसरा चाहिए एटी। तो एटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। हमें वी डीवी बाई डी एस चाहिए, तो इसको लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस।
तो 2v dv बाय ds क्या बन गया 2as। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है आपकी v dv बाय ds ये बन गई 80, ये क्या बन गई 2as बाय m। तो 80 आ गया, ए सी तो निकल ही आएगा वी स्क्वायर बाय आर करके, तो उससे नेट एक्सेलरेशन आ गई, उससे फोर्स आ जाएगी। अंडरस्टूड। नाइन्थ क्वेश्चन, पावर पूछी है। सबसे पहले मुझे बताओ पावर कौन सी फोर्सेस के कारण आएगी, टेंजेंशियल फोर्सेस या सेंट्रीपिटल फोर्सेस? सिर्फ टेंजेंशियल के कारण ही आएगी, क्यों? भाई वेलोसिटी तो टेंजेंशियल ही है ना, तो जब आप एफ डॉट वी करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस के कारण तो पावर जीरो ही आ जाएगी। तो मतलब मेरे को जो डॉट प्रोडक्ट निकालना है वो तो सिंपली मतलब एफ टी इंटू वी टी करना है मुझे। खैर वी टी तो लिखने की भी जरूरत नहीं होती, मतलब वी तो पता ही है कि टी के अलॉन्ग ही होता है। हाँ, ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? ओके, तो अब क्या करना है, बस ए सी दिया हुआ है, ए सी को आप वी स्क्वायर बाय आर लिख के, तो इससे आपके पास वी आ गया एज के आर टी, एंड इससे ए टी आ गया एज के आर। तो बस इससे एफ टी आ जाएगा, तो एफ टी इंटू वी कर देंगे। राइट। ओके, तो बच्चों हमने अभी तक बेसिकली पढ़ लिया कि लीनियर और टेंजेंट एंगुलर क्वांटिटीज में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं। बच्चों अभी तक हमने जो डायरेक्शंस पढ़ी हैं ओमेगा की, वो हैं एज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो दीज आर द प्रैक्टिकल डायरेक्शंस, मतलब जो कि हमारा जिनसे 95% ऑफ द टाइम्स हमारा काम चल जाएगा। ठीक है,
अब जो इसकी मैथमेटिकल डायरेक्शन है ओमेगा की, दैट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। अब ये रूल क्या कहता है कि भाई आपकी बॉडी जिस तरफ को जा रही है, आप फिंगर्स को उस तरफ को कर्ल करो, तो थंब की डायरेक्शन आपको ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन देगा। तो कर्ल द fingers of right hand along direction of rotation। तो जो thumb है that will point towards along omega vector। This is the mathematical direction of omega। ठीक है, फिर से क्या करना है, सिंपली बस राइट हैंड की फिंगर्स को उस तरीके से घुमाना है जैसे बॉडी घूम रही है। तो जैसे जो पहले वाला फिगर है बच्चों, उसमें हम अगर फिंगर्स को घुमाते हैं जिस तरफ को बॉडी घूम रही है, तो बताओ थंब किधर को पॉइंट कर रहा है? आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, स्क्रीन से बाहर की तरफ। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन को बच्चों हम डॉट से भी डिनोट करते हैं ऐसे। ये है इनटू द प्लेन, इसको हम डिनोट करते हैं क्रॉस से। ठीक है, ये बच्चों इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ये हमने इस तरह से बनाया है सो दैट आगे वाले हमारे जो सारे रिजल्ट्स हैं वो बन सके। ठीक है, तो बच्चों हमारे को एज सच इसका ये ना मतलब हमें मतलब आगे हम देखेंगे कि हमें काफी रिजल्ट्स को मैथमेटिकली डिराइव करना पड़ता है। अभी तक तो जो काम था आपने देखा कि बिना कुछ यूज किए, मतलब ये मैंने आपको बताया भी नहीं था तो भी हमारा काम चल गया, है ना। बट आगे जो और रिजल्ट्स आएंगे, स्पेशली जब हम देखेंगे रोटेशनल मोशन जब हम पढ़ेंगे, तो तो अगर उसके रिजल्ट्स को डिराइव करना है तो ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज बच्चों कंफ्यूज मत होना कि भाई क्लॉकवाइज बोलना है या आउट ऑफ प्लेन बोलना है। ठीक है, क्लॉकवाइज इज जस्ट अ प्रैक्टिकल डायरेक्शन, मतलब कन्वीनियंस के लिए है। अगर मैथमेटिकली बात करेंगे तो मैथमेटिकली इट इज आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, यही सेम बात थीटा के लिए भी है कि अगर एंगल क्लॉकवाइज है तो हम उसको आउट ऑफ प्लेन कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन कहते हैं। थीटा की वैसे हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो व्हाट हैपेंस इज, तो अब जैसे मुझे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो,
अब जो मेरा वी वेक्टर बन जाएगा वो बन जाता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। बच्चों वेरीफाई करो ऊपर वाले फिगर में। ठीक है बच्चों, वंस अगेन अभी तक तो हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही थी ऐसे लिखने की, इस चैप्टर में आगे भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मतलब रोटेशनल में जाके जरूरत पड़ेगी। मतलब अगेन हमने ओमेगा इस तरफ बनाया है सो दैट वी वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर आ जाए। ठीक है, क्यों चाहिए वो वहीं पे क्लियर होगा रोटेशनल में। तो सिमिलरली अल्फा बन जाता है, सॉरी ए टी बन जाता है अल्फा क्रॉस आर। सोचो ए सी क्या बन जाएगा। लिख के देखो, डायरेक्शन तो आपको पता ही है। किन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें ताकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज वो बन जाए। मतलब आपको उसकी डायरेक्शन तो पता ही है। आप ये सोचो कि कौन से दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें ताकि वो डायरेक्शन बन जाए। बताओ भाई, और लोग भी बताओ। तो वो बन जाएगा ओमेगा क्रॉस वी। चेक करो। या फिर ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। देखो भाई, ओमेगा क्रॉस वी करके देखो, वो आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। और मैग्नीट्यूड वाइज भी बन गया ओमेगा इंटू वी, क्योंकि एंगल तो 90 ही है।
ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, तो मेरे पास डाउट है बच्चों एक, कि व्हाई डिड आई राइट वी वेक्टर एज ओमेगा क्रॉस आर? और ये बच्चों ये बहुत ध्यान रखना है आपको, ये ऐसे ही लिखना है जिस तरह मैंने लिखा है, मतलब यू कैन नॉट रीअरेंज टर्म्स। तो मुझे बताओ व्हाई कैन आई राइट इट एज आर क्रॉस ओमेगा? मैंने इसको ओमेगा क्रॉस आर ही क्यों लिखा है? चेक करो, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आर क्रॉस ओमेगा की डायरेक्शन तो उल्टी आ जाएगी। ओमेगा क्रॉस आर से ही वो प्रॉपर डायरेक्शन बनेगी जो हमें चाहिए। याद करो वेक्टर्स में हमने सीखा था कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर टू सेपरेट डायरेक्शंस। ठीक है, तो बच्चों प्लीज एज सच इन इक्वेशंस को देख के घबराना मत, मतलब इसीलिए देखो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, इनका और कोई काम नहीं है। ठीक है, हमें इनको कभी नहीं यूज करना पड़ेगा। आपको सिर्फ इन्हें कैसे यूज करना पड़ सकता है, या तो आपसे स्पेसिफिकली वो पूछ ही लें कि ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, जैसे वो जो एक आधा क्वेश्चन हमने अभी छोड़ा था कि भाई आउट ऑफ प्लेन है या इनटू द प्लेन है। ठीक है, या फिर क्या क्वेश्चन आ सकता है जहां पे किसी क्वेश्चन में आपको दिया ही वेक्टर फॉर्म में हो सारा कुछ, कि ओमेगा भी वेक्टर फॉर्म में दिया है, आर भी वेक्टर फॉर्म में दिया और आप उससे भी निकाल रहे हो। ठीक है, अदरवाइज इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कि भाई बस ओमेगा आर किया और बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ लिया, उससे हमारा काम चल जाता है। तो इससे बच्चों हम जो एक फॉर्म जो इसकी यूज कर लेते हैं इन सम एडवांस क्वेश्चंस, वो ये है कि अगर आपके पास v गिवन है तो उससे ओमेगा कैसे निकालोगे? वो भी मतलब हम ऐसे इस वेक्टर फॉर्म में नहीं करेंगे, हम तो नॉर्मल फॉर्म में ही अपने करेंगे। तो चलो लेट्स से देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी separated by some distance r, एंड इनकी कोई भी रैंडम डायरेक्शंस में वेलोसिटीज हैं। ठीक है, किसी भी तरफ दिखा दो बच्चों। ठीक है, कोई वो कोई कंडीशन नहीं है। तो बच्चों रूल क्या है? आप क्या करोगे, आप वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लोगे, जो कि आर के परपेंडिकुलर है।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो इसी डायरेक्शन में आए, वो उल्टा भी आ सकता है ना। तो ओमेगा इज गिवन एज VREL in perpendicular direction upon R. ठीक है, इसका लॉजिक सोच पा रहे हो, ये ऐसा क्यों बना रिजल्ट? जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड थिंक, ये ऐसे ही क्यों बना? इट इज नॉट अ रॉड, मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, बस ये 2 पॉइंट्स हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। आर कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड हो, आर तो बस उस इंस्टेंट का है जिस इंस्टेंट पे हम ओमेगा लिखने लगे। हाँ, दिस इज बेसिकली ओमेगा ऑफ वन पार्टिकल एज सीन बाय अदर पार्टिकल, कि मतलब ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कह लो या ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कह लो। तो बेसिकली हमने किया क्या है, अगर हम सोचें, जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही थी, हमने उसके अलोंग वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स ले लिए। अब नाउ लेट अस से हम ए के फ्रेम में जाएं, तो अब भाई दो तरीके की वेलोसिटीज हैं। एक वेलोसिटी मतलब अगर जब हम ए के फ्रेम में बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, तो एक तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, जैसे अगर हम इसको लिखें, तो ए के फ्रेम में उसको बी की दो तरीके की वेलोसिटीज नजर आएंगी। एक तो बच्चों ये वाली, इसको कह दिया मैंने वीरल पैरेलल। ठीक है, बेसिकली ये क्या कर रही होगी, बी को या ए के पास लेके आ रही होगी या उससे दूर लेके जा रही होगी। और एक आ गई इस तरफ। अगेन बच्चों हमें ये नहीं पता कि इस तरफ आएगी या इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, है ना। तो ये वाली वेलोसिटी क्या कर रही है, ये वाली वेलोसिटी उसको घुमा रही है बी को, है ना। तो 1 मिनट के लिए आप उसको भूल जाओ, वीरल पैरेलल को,
तो ए को क्या दिखेगा कि भाई मैं तो रेस्ट पे हूं और बी मेरे अबाउट ये आर रेडियस में घूम रहा है विद अ वेलोसिटी वीरल, वीरल परपेंडिकुलर। ठीक है ना? तो ए को क्या ओमेगा नजर आएगा, मतलब ए को लगेगा कि भाई वो खुद सेंटर पे है और बी उसके अबाउट घूम रहा है, तो उसके लिए ओमेगा क्या हो गया, वीरल परपेंडिकुलर अपॉन आर। अंडरस्टूड एवरीवन? देखो बच्चों, कोई भी डाउट अगर इसमें है तो प्लीज आस्क। हाँ बच्चों, क्लियर है? बोल दो भाई कुछ, यस नो। पांच छह लोगों को क्लियर हुआ लग रहा है अभी तक? लिख दिया करो भाई चैट में, मुझे पता चलता रहता है जिंदा हो कि नहीं तुम लोग। अच्छा, आपने उधर कर दिया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, इसके बाद बच्चों वो जो आपके क्वेश्चन है ना 3A के, जो मैंने जो दो तीन छुड़वाए थे वो आपके हो जाएंगे अब फटाफट। तो अब हम बच्चों बात करते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। तो ये पार्ट बच्चों बहुत ही आसान है, क्योंकि अब हम सारा कुछ कर चुके हैं। तो अब नथिंग न्यू, बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप आइडेंटिफाई करोगे कि बॉडी सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, उसकी कुछ भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं, अभी तक वी वर टॉकिंग अबाउट काइनेमैटिक्स, राइट? मतलब हम डिस्क्राइब कर रहे थे मोशन। अब हम फोर्सेस पे जाएंगे, कॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम सारा कुछ टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल डायरेक्शंस में स्प्लिट कर देंगे। तो इस तरह से बॉडी की बच्चों दो एक्सेलरेशन हो सकती हैं। तो आपने करना क्या है भाई,
split accelerations and forces into tangential and centripetal directions. तो बस अब आपने क्या करना है, summation of all forces in tangential direction is equal to mass into acceleration in tangential, and summation of all forces in centripetal direction is equal to mass into acceleration in centripetal direction. तो अब AT और AC कैसे निकालने हैं बच्चों, वो तो हम सीख ही चुके हैं, राइट? तो इससे अब हम फोर्सेस निकाल सकते हैं. मतलब बस मेन ध्यान ये रखना है कि आपने जो कंपोनेंट्स लेने हैं वो आपने लेने हैं अलोंग टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल डायरेक्शंस. ठीक है, बाकी तो सारा कुछ पहले जैसा ही है, नो चेंज. तो बच्चों ये जो क्वांटिटी होती है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है बच्चों, तो एक बात समझो, ये एक कॉमन कंफ्यूजन हो जाती है. मैंने ये नहीं कहा कि भाई जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसके ऊपर एक नए टाइप की फोर्स लगनी शुरू हो जाती है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं. सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स. इट इज सिंपली द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग फोर्सेस इन द सेंट्रीपिटल डायरेक्शन. समझो, ये सिर्फ सेंट्रीपिटल डायरेक्शन के अंदर जो नेट फोर्स लग रही है उसको हमने नाम दे दिया. ठीक है जी. यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने. ऐसा नहीं है कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है. रादर, अगर एक बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तो वो सर्कुलर मोशन करेगी. ठीक है,
तो सेंट्रीपिटल फोर्स is necessary for circular motion. ठीक है, why? क्यों चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स? हाँ बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी क्यों है बताओ सर्कुलर मोशन के लिए? डायरेक्शन चेंज, है ना? सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन चेंज तो पक्का से होगी ही होगी, और डायरेक्शन चेंज के लिए तो फिर फोर्स चाहिए ही। तो हम अपने आसपास एग्जांपल सोचते हैं सर्कुलर मोशन के, और वहां सोचते हैं कि फिर कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्ट्रिंग को, मतलब एक पत्थर लूं, उसको धागे से बांध के फिर पत्थर को गोल घुमाऊं, वहां पे बच्चों कौन सी फोर्स? टेंशन, राइट? वो टेंशन हम देख सकते हैं कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, तो वो टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ओके, जब हम रोड के ऊपर लेट्स से टर्न ले रहे हैं, कार पे स्कूटर पे हम टर्न ले रहे हैं, तब कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है? फ्रिक्शन, राइट? In that case, friction force provides the centripetal force. एक वो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं ना, वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हैं। रिंगा रोज कहते हैं। हाँ, रिंगा रिंगा रोजेस। हाँ, उसमें कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? टेंशन। टेंशन कहाँ से आएगी? हाँ, एक दूसरे के हाथों से। टेंशन तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जो भी एक दूसरे के हाथों से जो फोर्स आएगी। नॉर्मल कहना चाहिए, नॉर्मल इज अ बेटर वर्ड। तो तो एनीवेज, मतलब बस हाथों से फोर्स मिल रही है, राइट? उसकी हेल्प से हम, मतलब थोड़ी तो ग्राउंड से भी मिल रही होगी, फ्रिक्शन से भी, और थोड़ी हाथों से। ठीक है। ओके, तो जो मेरे पास एक डाउट आया, आप सोच के बताओ मुझे, मतलब फ्रिक्शन कैसे प्रोवाइड करती है? मतलब जब कार टर्न करती होगी तो फ्रिक्शन किस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है? बच्चों क्या होता है कि इतना तो हम सबको पता है कि जब हम टर्न करते हैं
तो टेंडेंसी तो बाहर की तरफ जाने की होती है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन उस टेंडेंसी को अपोज कर रही है, उस कारण से फ्रिक्शन अंदर की तरफ फोर्स लगा देती है, और वो अंदर की तरफ फोर्स बस वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर देती है। ठीक है, तो जैसे हम इसके बच्चों कुछ केसेस बनाते हैं। तो ये बच्चों टॉप व्यू है। मान लो एक कार ऐसे रेडियस आर का सर्कल बनाने लगी है। तो जो इस कार का जो एफबीडी बनेगा, अगर आप देखो तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही होगी इधर को, v²/r, और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी अंदर को, Fs। ठीक है, तो मतलब बाकी mg और नॉर्मल रिएक्शन तो लग रहे होंगे, बट वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, उनका कोई रोल नहीं है। तो ये क्या बन गया, Fs इज इक्वल टू mv²/r, जो कि हमें पता है शुड बी लेस देन इक्वल टू μsn, एंड इस केस में तो n इज इक्वल टू mg। तो जो v है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू μsgr। तभी कार सेफली सर्कल बना पाएगी। ठीक है, हम प्रैक्टिकली बच्चों कैसे इंश्योर करते हैं इस कंडीशन को, कि जब हमने कोई टर्न लेना होता है ना, हम क्या करते हैं, या तो हम बहुत कार को स्लो ही कर लेंगे, ऑब्वियसली है ना, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आपने देखा है कई बार हम मतलब टर्न बड़ा ले लेते हैं, शार्प टर्न लेने की जगह एक बड़ा सा टर्न ले लो, तो उससे क्या इंश्योर हो रहा है, उससे आर बड़ा हो गया। ठीक है ना, तो फिर हम वी बड़ा रख सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि भाई हमने कार का शार्प टर्न किया फास्ट स्पीड पे और वो कार स्किड कर गई, राइट,
तो वो स्किड करने का क्या मतलब है कि आपने ये कंडीशन वायलेट करवा दी, तो इसलिए वो कार सर्कल में मूव नहीं की, सर्कुलर पाथ से डिविएट कर गई। क्या बात समझ आई बच्चों? ओके, अगला एग्जांपल है बच्चों, हर्ष बड़ी देर से वेट कर रहा था इसकी, मौत का कुआं, डेथ वेल। क्या होता है इसमें? अब ये रिसेंटली किस हिंदी मूवी में था बताओ? मतलब उतना रिसेंट तो नहीं। क्या नाम था वो? भारत था? हेवन? ये कौन सी मूवी है करण नूर? अच्छा, कोई इंग्लिश मूवी होगी। एक मुझे वो वहाँ सलमान खान वाली कौन सी थी, भारत, उसमें याद आ रहा है। तो तो ठीक है भाई, इंग्लिश वाला आप याद कर लो। उसमें क्या होता है बेसिकली, ऐसे सिलेंड्रिकल वेल, तो एक बॉडी उस ये वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल है ये सिलेंडर, तो एक बॉडी उसकी कर्व्ड पाथ के ऊपर गोल गोल बाइक पे घूम रहे हो आप। सिचुएशन सबको विजुलाइज हो गई क्या है? ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज इनटू द प्लेन, एंड लेट्स से रेडियस इज आर। तो इस केस में बच्चों अगर हम इसका एफपीडी बनाएंगे, क्या क्या फोर्सेस आएंगी? एम जी नीचे को, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, बॉडी की नीचे जाने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन ऊपर को। तो बच्चों नई बात ये ऐड हो गई कि बस आप जैसे नॉर्मल एफबीडी बनाते हो वही बनाना है, बस एक तो उसके कंपोनेंट्स लेने हैं आपने टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल डायरेक्शंस में, और एक उस तरफ को एक्सेलरेशंस आ जाएंगी। तो ये बन गया एफबीडी। ठीक है ना? तो अब यहां से क्या बन गया भाई? एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एंड एफ एस इज इक्वल टू एम जी, which should be less than equal to nu s n।
यस, प्रैक्टिकली बिल्कुल काम करेगा। तो इस केस में ये हमने मतलब फिजिकली भी सोच के लगता है और मैथमेटिकली भी निकल आया कि आपको मतलब ये मिनिमम स्पीड रखनी पड़ेगी। इससे ज्यादा स्पीड अगर आप इंश्योर करोगे तो काम बनेगा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो रही है सिचुएशन? ओके, नेक्स्ट केस बच्चों हम बना सकते हैं कोनिकल पेंडुलम। देखो बच्चों, मैंने सारे केसेस में स्टैटिक फ्रिक्शन मानी है, राइट? स्टैटिक क्यों? बिकॉज हम तो मान रहे हैं कि अभी स्लिपिंग नहीं हो रही, बॉडी तो प्रॉपर सर्कल बना ही रही है। ठीक है, तो इसलिए मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो इनइक्वालिटी में निकाला है। एक कोनिकल पेंडुलम होता है बच्चों इस तरीके से। तो इमेजिन करो एक बॉडी ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे गोल चक्कर काट रही है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हो कि जो स्ट्रिंग है वो एक तरह से कोन बना रहा है। ठीक है, अगेन जो इसकी वेलोसिटी हुई वो इस फिगर के हिसाब से इनटू द प्लेन हो गई। तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ये एक फिक्स्ड एंगल थीटा है। इस केस में बॉडी का एफबीटी क्या हुआ बच्चों? एम जी टेंशन और बताओ सेंट्रीपिटल डायरेक्शन कौन सी हुई बच्चों?
लेफ्ट वाली या अलोंग द थ्रेड वाली? लेफ्ट वाली, राइट। हमें तो बेसिकली जो सर्कल बना रहा है उसका सेंटर चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे अब क्या रिलेशंस बन जाएंगे? एक तो बन गया टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी। दूसरा बन गया टी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आर क्या हो गया बच्चों? थीटा मैंने गलत बनाया, यस। आर क्या है बच्चों हमारे फिगर के हिसाब से? एल साइन थीटा है ना। तो डिवाइड द टू इक्वेशंस, व्हाट डू यू गेट? मतलब ये वाली इक्वेशन क्या बन गई नीचे वाली? टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल साइन थीटा। तो ये पहले वाली इक्वेशन और तीसरे वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो ऐसा कुछ निकला है हमारे पास, राइट। एल न्यूमरेटर में आएगा, यस। ये एग्जाम्स ले कैसे रहे हैं डीपीएस वाले, क्या तरीका है? चलो मैं पूछ के बताऊंगा आपको कि देने हैं कि नहीं। यस, जेई मेंस है बच्चों, आज चल रहा है। हो ही गया फाइनली।
ये गवर्नमेंट की ये खासियत है, मतलब डिसीजन ले लेती है फटाफट। वो सही जाए गलत जाए, बट घबराती नहीं है। तो नेक्स्ट है बच्चों बैंक रोड्स। बैंक रोड का मतलब समझते हो बच्चों? बैंक रोड का मतलब होता है एक ऐसी रोड जो मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं है। वो मतलब मैं जो बच्चों व्यू बना रहा हूँ ये एक तरह से बैक व्यू है, मतलब जो आपका व्हीकल होगा वो ऐसे आगे को जा रहा है। मतलब ये ध्यान से समझना बच्चों फिगर, हम पीछे से देख रहे हैं, इसीलिए देखो मैं जो टायर्स दिखा रहा हूँ, मैं टायर्स को सर्कुलर नहीं दिखा रहा। पीछे से हमें सर्कुलर टायर्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये नंबर प्लेट दिखेगी यहाँ पे आपको। क्लियर हो गया व्यू? ये अगेन जो वी है वो इनटू द प्लेन है। ऐसा कहाँ पे होता है? एक तो रेस ट्रैक्स में होता है, मतलब जो कार रेसिंग या बाइक रेसिंग या जो भी कह लो, साइकिल रेसिंग वाले ट्रैक्स होते हैं। वो ट्रैक्स अगर आपने ध्यान दिया हो कभी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, वो थोड़ा टेढ़ा होता है। ख्याल आ रहा है? ठीक है, कई बार हिली एरियाज में भी ऐसे रोड्स बनी होती हैं थोड़ी सी। तो तो ये मान लो बन गया रेडियस आर। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि फ्रिक्शन है। ओके। हाँ बच्चों बताओ, मुझे सिचुएशन विजुअलाइज हो गई सबको? ओके, अब इस केस में बच्चों जो एफबीडी बनेगा, एम जी नॉर्मल सेंट्रीपिटल। बताओ बच्चों फ्रिक्शन किधर को लगेगी?
अब फ्रिक्शन की वजह दो डायरेक्शंस हो सकती हैं। मतलब फिजिकली सोच के देखो, अगर तो बॉडी बहुत स्लो होगी तो क्या टेंडेंसी होगी व्हीकल की कि वो नीचे को स्लाइड कर जाए। राइट। तो अगर बॉडी की नीचे को स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन किधर को लगेगी? ऊपर की तरफ। बच्चों ये सोच पा रहे हो? अगर बॉडी की स्पीड बहुत कम होएगी तो बॉडी की टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ स्लाइड करने की, तो फ्रिक्शन उसके इसमें कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ। तो बच्चों ये एफबीडी बन गया। आप मेरे को यहां से वी मिन निकाल के बताओ क्या बनेगा। मतलब आपको इनइक्वालिटी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा वी को मिनिमम मान लो, विच मीन्स कि आप फ्रिक्शन को डायरेक्टली म्यू इनटू एन पुट कर सकते हो, म्यू एस इनटू एन। राइट। तो उसके हिसाब से मुझे बताओ एफबीडी सॉल्व करके कि वी मिन क्या बनेगा।
चलो बच्चों इसको कंप्लीट करना, ठीक है, अभी नहीं बता रहा। आसान है वैसे, कुछ भी नहीं है। आपका जो होमवर्क है, एक सेकंड, मैं बच्चों अभी इसमें ना आपको कम दे रहा हूँ होमवर्क, फिलहाल आपको अ, अपनी क्लास कब है, कल है? आपने बस एक्सरसाइज 0 का डी पार्ट करना है, ठीक है। और एक मैं कल वो डिस्कस करूंगा, 3B, वर्क पर एनर्जी की। ओके, चलो ठीक है बच्चों, ओके, बाय।